हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 6 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले भी हमने सेम चैप्टर के कुछ लेक्चर्स कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में से वो लेक्चर्स देख सकते हैं। आज के लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर 6 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म हो जाएगा। हम अपने आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म कैसे बनती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर है, कितने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। अब जब सारे पार्टनर्स एग्री हो गए तो उनको क्या करना है, अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना है या नहीं करवाना, वो किन पे डिपेंड करता है, वो पार्टनर्स पे डिपेंड करता है। तो यही सब हम अपने आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Formation and registration of partnership. According to Partnership Act, it is not necessary to get the firm registered for its formation. According to Indian Partnership Act, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि फर्म को अपने आप को रजिस्टर कराना ही कराना है, तभी वो एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। Registration of firm means the entering of the firm's name along with the relevant prescribed particulars in the register of firms kept with the registrar of the firm. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है कि जितनी भी फर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का नाम, पार्टनर्स का नाम, उनका एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, एनी अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस, सब कुछ क्या होना चाहिए एक प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर में, जो कि एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जो गवर्नमेंट हर स्टेट का सिलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है, उनके पास उनकी डिटेल सबमिट होनी चाहिए। जैसे ही वो डिटेल्स रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट हो जाएंगी, एक पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी। इट इज़ ऑलवेज यूजफुल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। अब फर्म को रजिस्टर करने के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, हम अपनी आगे की इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसीजर है? फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग द फर्म्स रजिस्टर्ड टू all the state governments have appointed registrar of the firm. अब हर स्टेट ने क्या किया है, अगर किसी को अपनी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करना है तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म करके एक ऑफिस को अपॉइंट कर रखा है। ईच फर्म हैज टू फिल द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब्ड फीस इन द रजिस्ट्रार ऑफिस। हर फर्म को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है गवर्नमेंट के थ्रू से, जो फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है उस फॉर्म को फिल करना है और उसको डिपॉजिट करना है एक प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ, जो कि गवर्नमेंट की डिसाइडेड फीस होती है, उसके साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में। द फॉर्म मस्ट कंटेन। अब जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है गवर्नमेंट का, उसमें क्या क्या होना चाहिए? नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम, हेड ऑफिस ऑफ द बिजनेस की कहाँ पे उसका हेड ऑफिस है, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म हैज बिजनेस। अब हेड ऑफिस सपोज करो उसका गुड़गांव में है और जो बिजनेस वो अदर प्लेसेस पे भी कर रहा है, चंडीगढ़, गुजरात, यहाँ पे भी कर रहा है, तो उसको उन सब की डिटेल भी उस फॉर्म में मेंशन करनी है। फुल नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का पूरा नाम और उनके एड्रेसेस। डेट ऑफ एंट्री ऑफ पार्टनर इन द फर्म, किस एंड डेट ऑफ एंट्री भी होनी चाहिए कि कौन सी डेट पे कौन से पार्टनर ने फर्म को ज्वाइन किया है। पीरियड ऑफ द फर्म, कि फर्म का क्या पीरियड है, अगर कुछ स्पेसिफिक पीरियड है तो जैसे मैंने बताया था कि एक लिमिटेड पार्टनरशिप भी होती है जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ क्रिएट की जाती है। अगर ऐसी वो पार्टनरशिप है तो उसके लिए भी उनको उस फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा। सिग्नेचर ऑफ एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, हर पार्टनर के सिग्नेचर और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका सिग्नेचर उस फॉर्म पे होना चाहिए। तो ये प्रोसीजर है, जब ये इस फॉर्म को फिल करके रजिस्ट्रार ऑफिस में दे देंगे तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, once the form is submitted in the registrar office, the registrar issue a certificate to the firm which is known as the certificate of registration and the firm is considered as registered firm. जब सारी इन्फॉर्मेशन के साथ जो फॉर्म है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट हो जाएगा तो जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और फर्म तभी के तभी फर्म क्या कंसिडर करती जाती है, रजिस्टर्ड फर्म, की वो अब गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर हो गई है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्टरेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि फर्म को रजिस्टर कर लिया लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद भी पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर आएंगे जाएंगे, कैपिटल का चेंज होएगा, बिजनेस का भी चेंज हो सकता है। तो अगर ऐसे कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उस केस में रजिस्ट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और एक हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर हम रजिस्टर नहीं कराते तो उसका क्या इफेक्ट होता है। After the firm has been registered, information about the mentioned changes should be conveyed to registrar within 14 days. अगर फर्म रजिस्टर हो गई है और
में जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें कुछ भी चेंजेस आए हैं जो नीचे लिखे हुए हम अभी पढ़ेंगे, अगर उनमें से कोई भी चेंज आया है तो रजिस्ट्रार को जिसके अंडर हमने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराया, उसको विद इन 14 डेज के अंदर अंदर हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से चेंजेस के हमें 14 डेज प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी है। व्हेन द नेम ऑफ द फर्म और द मेन बिजनेस इज चेंज, जब बिजनेस फर्म का नाम और उनका जो मेन बिजनेस था, सपोज पहले एक बिजनेस कपड़े प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो जूट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो अगर चेंज हो रहा है, उनके बिजनेस में चेंज हो रहा है, पहले वो स्मॉल स्केल पे कर रहा था, वो लार्ज स्केल पे कर रहा है, अगर ऐसी भी कोई कंडीशन है तो उनको 14 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। when there is a change in the name or permanent address of the partner, जब एड्रेस में, परमानेंट एड्रेस में और पार्टनर के नेम में कोई भी चेंज होता है तो भी क्या होना चाहिए, ये रजिस्ट्रार को विद इन 14 डेज इन्फॉर्म करना चाहिए। व्हेन बिजनेस हैज बीन क्लोज डाउन एट सम प्लेस और इट हैज बीन स्टार्टेड एट सम अदर प्लेस, बिजनेस जहाँ पे पहले रजिस्टर किया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो फिल भर करके दिया था, वहां पे वो अब क्लोज हो गया वहां का बिजनेस, और अभी उसको नई जगह पे हम सेटअप कर रहे हैं, तो वो भी विद इन 14 डेज के अंदर अंदर हमें रजिस्ट्रार को बताना होता है। When a new partner has joined firm or some partner has died or some partner has retired from the firm, अगर इन केस कोई नया पार्टनर आया है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है या कोई पार्टनर रिटायर हो गया फर्म से, तो वो भी विद इन 14 डेज हमें रजिस्ट्रार को बताना है। The information about the minor partner becoming an adult and his being admitted to the firm as a partner or not, हमने पढ़ा था कि माइनर पार्टनर जब मेजोरिटी को हो जाता है तो उसके पास चॉइस होती है कि वो अभी भी माइनर, अभी कि वो बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है या नहीं ज्वाइन करना चाहता। तो अगर अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो भी, और अगर वो नहीं ज्वाइन करना चाहता है तो भी उसकी इंफॉर्मेशन विद इन 14 डेज हमारे को रजिस्ट्रार को सबमिट करनी है। अब इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या होंगे, क्या ड्रॉबैक्स होंगे, क्या लिमिटेशंस हो जाएंगी अगर हम किसी फर्म को रजिस्टर नहीं करेंगे तो पहली लिमिटेशन क्या होगी, नो पार्टनर कैन टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर। अब जब लीगल वो रजिस्टर ही नहीं होगा तो कोई भी पार्टनर क्या करेगा, किसी भी पार्टनर के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं होगा। दूसरा पार्टनर बोल देगा मैंने तो इसके साथ कोई पार्टनरशिप की नहीं, तो उसके पास क्या प्रूफ है, वो कैसे प्रूफ करेगा। तो इसीलिए एक फर्म का रजिस्ट्रेशन करना अच्छी बात होती है। नो पार्टनर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म इन ऑर्डर टू गेट हिज राइट, कोई भी पार्टनर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं कर सकता फर्म के ऊपर भी कि उसको ये राइट चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्म क्या है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। थर्ड क्या कह रहा है, फर्म टू कैन नॉट स्टार्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पार्टनर, फर्म भी पार्टनर के ऊपर कोई केस नहीं कर सकती। सपोज करो पार्टनर ने फर्म से पैसा उधार लिया है और बोला है कि वो उसको इंटरेस्ट रेट पे करता रहेगा पर मंथ, लेकिन वो किसी कारणवश पार्टनर नहीं कर पाता, तो फर्म एलिजिबल नहीं है उसको केस करने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी रिटर्न डॉक्यूमेंट में उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज इम्पोर्टेंट। फर्म कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट अदर पार्टीज वाइल द अदर पार्टीज कैन प्रोसीड अगेंस्ट फर्म, अगर बाहर की किसी पार्टी ने कोई फर्म के साथ धोखाधड़ी कर दिया तो फर्म उन पे कोई केस नहीं कर सकती, लेकिन बाहर की पार्टीज फर्म पे क्या कर सकती हैं, केस कर सकती हैं। अब जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट्स हैं। अभी हमने उसके ड्रॉबैक्स पढ़े थे, तो अभी हम बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है बेनिफिट टू फर्म, सेकेंड है बेनिफिट टू दी पार्टनर, थर्ड है बेनिफिट टू इनकमिंग पार्टनर। बेनिफिट टू फर्म क्या कह रहा है, फर्म गेट्स द राइट टू फाइल केस अगेंस्ट एक्सटर्नल पार्टीज इन दी कोर्ट। अब जब फर्म रजिस्टर होएगी तो फर्म के पास राइट होगा कि जो एक्सटर्नल पार्टीज उनने उसके साथ कोई धोखाधड़ी करी है तो उसके अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर वो फाइल केस कर सके, केस फाइल कर सके। बेनिफिट्स टू पार्टनर, पार्टनर को क्या बेनिफिट होगा, द पार्टनर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट वन अनदर, अगर एक पार्टनर ने किसी भी तरह का कोई धोखा करा या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस कर सकता है। बेनिफिट टू इनकमिंग पार्टनर, अब जो पार्टनर नया आ रहा है उसको क्या बेनिफिट होगा, वो क्या कर सकता है, वो डिमांड कर सकता है कि मुझे मेरे राइट्स चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जब आप रिटर्न में ले रहे हो तो वो अपने राइट्स बोल सकता है कि मुझे ये राइट चाहिए, और अगर उसका राइट उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस के प्रिस्क्राइब फॉर्म में मेंशन है, तो मतलब ना पार्टनर्स उससे पीछे हट सकते हैं ना फर्म उससे पीछे हट सकती है। लेकिन अगर फर्म रजिस्टर नहीं होगी तो क्या होगा, उसको पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, दूसरे पार्टनर्स की ऑनेस्टी पे। इट हेल्प्स द इनकमिंग पार्टनर फॉर हिज राइट, वेयर एज इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड ही हैज टू डिपेंड ऑन द ऑनेस्टी ऑफ द पार्टनर्स। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, बेनिफिट टू आउटगोइंग पार्टनर। अब जो पार्टनर जा रहा है उसके भी क्या है, दो बेनिफिट, दो तरह से एक पार्टनर फर्म को छोड़ता है। एक, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, सेकंड, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है।
अब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर हिज सक्सेसर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्टिविटीज इन द फर्म ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो सक्सेसर है, जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसकी किसी भी तरह से बिजनेस एक्टिविटी में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जो कि उसने एक्शन लिए होंगे अपनी डेथ से पहले, तो उसका सक्सेसर का उससे कोई भी रोल नहीं होगा। लेकिन अगर फर्म रजिस्टर नहीं होगी तो जो भी सक्सेसर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है उसको अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के, अगर उस पार्टनर ने कोई लोन लिया है तो उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट होता है अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द फर्म, अब अगर अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, अ रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म टिल एनी पब्लिक नोटिस इशू फ्रॉम द फर्म साइड टू द जनरल पब्लिक। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो तब तक रिस्पॉन्सिबल रहेगा जब तक फर्म कोई लीगल नोटिस जारी नहीं करती पब्लिक को कि ये वाला बंदा हमारा फर्म से रिटायर हो रहा है। लेकिन अगर उसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना है, बट ही कैन गेट रिड ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर गिविंग प्रायर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज रिटायरमेंट टू द रजिस्ट्रार। लेकिन अगर उसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फारिग होना है, हाथ झाड़ना है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दे कि आई एम ऑन माई टर्मिनेशन पीरियड, मैं रिटायर हो रहा हूँ बिजनेस से। तो इससे क्या होगा, ना कोई लड़ाई झगड़ा होगा, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, ना किसी तरह का कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी चीज का। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने कल के लेक्चर में इसी चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.